हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मोमिन खां मोमिन की अहम गज़लें देखेंगे और मोमिन की शायराना खसूसियात को देखेंगे। आज मॉक टेस्ट भी रहने वाला है। हिस्सा 2 है, अहम निकात और अहम मालूमात को भी हम देखेंगे। आज की वीडियो नंबर 29 है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मोमिन की शायराना खसूसियात को हम देखेंगे। तो मोमिन ने शायरी की तमाम इसनाफ में तब आजमाई की। तारीख़ी गोई में इनको कमाल हासिल था। ये बात भी दिलचस्प है कि इनकी कब्र पर इनकी ही कही हुई बात तारीख़ी वसत व बाज़ो बसक्कत दर्ज है। गज़ल के लिहाज से इनका मुकाम बुलंद है। इनकी गज़लों में इश्क व मोहब्बत, जुदाई है, महबूब और रकीब के मौज़ूआत मिलते हैं। गज़ल के रंग में वह अपने हम असर शोरा से मुमताज़ नज़र आते हैं। इनके कलाम में तासीर कूट कूट कर भरी है। मामूली अल्फाज के उलटफेर से मामूली सी बात को निहायत दिलकश बना देते हैं। मोमिन ने इन्हीं खूबियों और मौज़ूआत से अपने कलाम को बुलंदी दी। मोमिन ने अपनी गज़लों का दायरा बहुत महदूद कर लिया, लेकिन इनका कमाल है कि इसी दायरे में रहते हुए कलाम में जुद्दत पैदा की। इनकी गज़लें हुस्न व इश्क ही के इर्द गिर्द घूमती हैं। मोमिन ने अपनी ज़बान को साफ़ और सलीस रखा। मोमिन ने अपनी गज़लों में इश्क व मोहब्बत की चाशनी को कूट कूट कर भरा है। इनकी गज़लों में शौकी है, ज़राफ़त है, तंज़ है यानी छेड़छाड़ है, महबूब से छेड़छाड़ और रकीब से चुटकियाँ इनकी शायरी के अहम अज्ज़ा हैं यानी भाग हैं। इनका रंग तागज़ल है, एक इनफरादी शान है जो कम ही शायरों को नसीब हैं। मोमिन का शुमार गज़ल गो शोरा के सफ़े अव्वल में होता है। मोमिन की गज़लों में कहीं अरबी और फ़ारसी लफ्ज़ों की उलझी हुई तरकीबें हैं और बहुत सादगी और आम फहमी से शेर कहते हैं। इनके कलाम में दुनियावी मामलात भी हैं और ज़ाती तजुर्बात व वाक़यात भी हैं। तो ये अहम खसूसियात है जो हमें ध्यान में रखना है। आम तौर पर इनकी गज़लें छोटी बहर में लिखी गई हैं, मगर छोटे छोटे शेर में बड़ी बातें कहना इनकी फितरत में था। वह गज़ल के बहुत कामयाब उस्ताद और मशहूर शायर थे। मोमिन गालिब और ज़ौक़ के हम असर थे यानी समकालीन थे। वह हकीम, माहिर नज़ूम यानी ज्योतिषी और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब ने इनके शेर तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इस शेर पर अपना पूरा दीवान देने की बात कही थी मिर्ज़ा गालिब ने। तो अब हम इनकी अहम निकात और अहम मालूमात को देखते हैं। मोमिन की पैदाइश 1800 को मोहल्ला कूचा चीला दिल्ली में हुई, यानी पुरानी दिल्ली का एक मोहल्ला था उसमें हुई। मोमिन के दादा मुग़ल सल्तनत के आखिरी दौर में कश्मीर से दिल्ली शाह आलम के दौर में आए। मोमिन के वालिद को शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी से बहुत अकीदत थी, चुनाचे इन्होंने मोहम्मद मोमिन खां नाम रखा। मोमिन का ख़ानदानी पेशा हिकमत था। मोमिन को मौसीकी यानी जो म्यूज़िक होता है, संगीत होता है, उसमें शतरंज और रियाजी यानी मैथमेटिक में दिलचस्पी थी। मोमिन की अरबी फ़ारसी नज़ूम यानी ज्योतिषी, तिब यानी हकीमी और रमल रियाजी मैथमेटिक शतरंज में महारत हासिल थी। मोमिन की सबसे बड़ी खूबी
مقر شاعری تھی۔ اب مقر شاعری کسے کہتے ہیں اس کا بھی ہمیں خاص طور سے دھیان رکھنا ہے۔ مقر شاعری کہتے ہیں دوسرے کے فائدے گنا کر اپنا فائدہ بتانا، تو اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ مومن کو غزل میں زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ مومن اردو کے پہلے شاعر ہیں جن کی غزلوں میں غزل کا اصلی رنگ موجود ہے، اس لیے ان کو غزل کا امام کہا جاتا ہے۔ مومن کے والد کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، یعنی مومن کا جو مومن ہے یہ 3 بھائی اور 1 بہن تھی ان کے۔ مومن کی 2 شادیاں ہوئی، اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ تو مومن کی 2 شادیاں ہوئیں۔ دوسری بیوی خواجہ میرداد کے خاندان سے تعلق تھا۔ مومن کی دوسری بیوی کا نام انجمن نساء بیگم تھا۔ مومن نے پہلی مثنوی شکایت ستم 16 سال کی عمر میں لکھی۔ مومن نے امت الفاطمہ کے نام سے ایک شخصی مرثیہ لکھا جو مومن کی محبت تھی، یعنی معشوقہ تھی۔ مومن کا اردو کلام کلیات مومن کے نام سے شائع ہوا۔ مومن نے ایک مرثیہ و 9 قصیدے اور 10 مثنویاں لکھی ہیں جو ان کی کلیات میں موجود ہیں۔ مومن کے 9 قصیدوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک حمد ہے اور نعت۔ حمد میں خدا کی تعریف ہے اور نعت میں نبیوں کی تعریف بتائی گئی ہے، اور 4 ہے جو خلیفاؤں پر لکھے گئے قصیدے ہیں، اور ایک امام حسین پر لکھا گیا قصیدہ ہے۔ تو 7 قصیدے ان کے مذہبی ہیں اور 2 غیر مذہبی ہیں۔ 2 غیر مذہبی میں کون سے ہیں؟ ایک تو ٹونک نواب وزیر علی اور رئیس پٹیالہ کو لکھا ہے، تو ان کے 9 قصیدے ہیں۔ مومن کی 10 مثنویاں بھی ہے جن میں شکایت ستم، قصہ غم، قول غمی، طوف آتشی، جنین مغموم اور آوازاری مظلوم اور جہاد، اسرار عشق، ان کی جو اسرار عشق ہے بہت مشہور مثنوی ہے، ایگزام میں پوچھی جاتی ہے۔ در ماتم حکیم غلام نبی، تو اپنے والد کے نام پر بھی انہوں نے مثنوی لکھی ہے۔ نکاح یارزانی کی تاریخ اور نامہ مومن اور نامہ سوز گداز، یہ ان کی مشہور مثنویاں ہیں۔ مومن کا انتقال سے 5 مہینے پہلے کوٹھے کی چھت سے گر پڑے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ کوٹھے سے گرنے کے کارن ان کی موت ہوئی تھی، اس کا بھی ہمیں خاص طور پہ دھیان میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو مومن نے اپنی تاریخی وفات خود نکالی تھی، یعنی خود بھوشیہ وانی انہوں نے کی تھی جو سچ ثابت ہوئی۔ مومن کی قبر پر ان کی لکھی ہوئی تاریخ دست و باز بسکت درج ہے۔ مومن نے اپنی وفات کی پیشین یعنی بھوشیہ وانی کی تھی کہ 5 دن 5 ماہ اور 5 سال میں مر جاؤں گا، تو یہ ان کی بھوشیہ وانی سچ ثابت ہوئی۔ مومن کے ہم عصر شاعر کی اگر بات کریں تو مرزا غالب، محمد ابراہیم ذوق اور میر انیس اور دبیر ان کے سمکالین شاعر تھے۔ مومن کے شاگردوں میں غلام مصطفیٰ خان اور سیفتہ ہیں۔ اہم خطن کی بات کریں جو اقوال ہوتے ہیں، یہ قول کی جمع ہے اقوال، تو کون کون سے اقوال ہے قطن ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر امداد اثر کا جو قول ہے اسے ہم دیکھتے ہیں، مومن تہذیب کی لگام بھی ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمز و کنایے کے پیرائے میں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا قطن ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کا، وہ کہتے ہیں مومن کی غزلوں میں عاشقی کے وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے۔ تو یہ اہم نکات تھے جو ہم نے دیکھا۔ ای نوٹس کے مادھیم سے ہم مومن خان مومن کی شاعرانہ خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ تو مومن نے قصیدے بھی لکھے ہیں اور مثنوی بھی لکھی ہیں۔ ان کی شاعری کی شہرت ان کی غزلوں کی وجہ سے ہے۔ مومن غالب اور ذوق کے زمانے کے شاعر تھے، یعنی ہم عصر شاعر تھے ان کے، اور تقریباً اتنے ہی مشہور تھے۔ غزل کا میدان بہت وسیع تھا، یعنی بہت بڑا تھا،
اور اس میں ہر موضوع پر شعر کہا جا سکتا ہے، لیکن مومن نے اپنی غزل گوئی کا دائرہ صرف حسن و عشق تک محدود کر دیا تھا۔ اس لیے ان کے اشعار میں حسن و عشق سے متعلق موضوعات ہی ملتے ہیں اور بہت خوب ملتے ہیں، لیکن اس محدود دائرے میں بھی مومن نے اپنی تیز طبیعت کی وجہ سے جدت پیدا کی اور عشق کے چھوٹے سے چھوٹے واقعات کو بھی اس خوبی و کمال سے بیان کیا ہے کہ شعر بلند اچھوتا اور دلکش ہو گیا ہے۔ ان کے اشعار میں کہیں پستی یا یکسانیت نہیں پائی جاتی، حالانکہ اس محدود دائرے میں ان دونوں کا پیدا ہو جانا فطری بات ہے۔ ان کی ایک مشہور غزل کے یہ دو اشعار دیکھتے ہیں۔ تو مشہور اشعار ہے جو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نبھا کا ہمیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اسی کے علاوہ دوسرا اشعار دیکھتے ہیں ہم۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آسنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو مشہور اشعار ہے، ان کا ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ اوپر کے دونوں شعروں میں کیفیات و واردات عشق کو آسان زبان میں پر اثر انداز میں بیان کیا ہے۔ سننے یا پڑھنے والے پر بھی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مومن کے کلام میں معاملہ بندی کی ترقی یافتہ شکل ملتی ہے۔ اب معاملہ بندی کسے کہتے ہیں؟ یعنی عاشقوں کی جو بات چیت ہوتی ہے انہیں معاملہ بندی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں عشق کے معاملات کو بہت خوبی سے بیان کیا ہے۔ وہ خود ایک پردہ نشیز سے جس کا تخلص یعنی اپنام صاحب تھا عشق کرتے تھے، اس لیے عشقیہ کیفیات سے واقف تھے۔ ان کا عشق روایتی نہیں تھا یعنی پرانا نہیں تھا، اس لیے ان کے بیان میں سچائی اور خلوص پایا جاتا ہے، لیکن عشق کے واقعات کو بیان کرنے میں انہوں نے دہلی کی سنجیدگی اور مہذب طریقے کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ان واقعات کو بیان کرنے میں بد تہذیبی اور بے ہودگی سے اپنے دامن کو بچائے رکھا۔ معاملہ بندی پر ان کے یہ دو شعر ملاحظ فرمائیں۔ معشوق سے ہم نے نبھائی برابری، و لطف کم ہوا تو یہاں پیار کم ہوا، لے سبے وصل گیر بھی کاٹی تو مجھے آزمائے گا کب تک۔ مومن نے غزلوں میں ایک نیا انداز اختیار کیا۔ وہ اپنے محبوب سے اس طرح گفتگو یعنی بات چیت کرتے ہیں اور ایسا سمجھانے کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ ظاہر میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ محبوب کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں عاشق کا فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ مثلاً شعر میں وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ محبوب ان کی طرف بھی دیکھے، لیکن انداز سے کہتے ہیں کہ گویا ان کی طرف دیکھنا محبوب کے لیے فائدہ مند ہے، اگر انہیں دیکھا تو غیروں کو معلوم ہو جائے گا کہ محبوب کو ان سے عشق ہے۔ ان کا ایک اور اشعار دیکھتے ہیں۔ غیروں پہ کھل نہ جائیں کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا۔ مومن ماپا اور پرانے مضامین کو بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایک نیا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ مضمون بہت سے شاعروں نے باندھا ہے کہ محبوب کے ہونٹ اتنے میٹھے ہیں کہ اس کے منہ سے کڑوی باتیں بھی میٹھی ہو کر نکلتی ہے۔ اسی مضمون میں مومن نے نئے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، دس نامے یار تبا زوزی پر گواہ نہیں، اے ہم نفس نزاکت آواز دیکھنا۔ ایک اور خصوصیت جو مومن کی غزلوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تخلص سے ہر جگہ کام لیا ہے۔ عام طور سے شاعر اس کو
नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कभी वह मानी भी देते हैं, लेकिन मोमिन अपने तखल्लुस से तकरीबन हर जगह काम लेते हैं और वह बामानी होता है। मोमिन के ईमान वाले के हैं, यानी मोमिन के मानी भी क्या है, ईमान वाले के हैं। मिसाल के तौर पर ये इशार देखें जो मक्ता है। ले नाम आरजू का तो दिल से निकाल ले, मोमिन ना हो जो रब्त रखे बदअती से हम। तो मक्ता यानी गज़ल का जो आखिरी शेर होता है वो मक्ता होता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो इसमें मोमिन खा मोमिन अपना दूसरे मिसरे के अंदर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं मोमिन। इसी तरह या ये मक्ता शेर देखते हैं, ये भी आखिरी शेर है। इसमें भी मोमिन ने पहले मिसरे के अंदर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। क्यों सुने अर्ज़ मुज़तर ए मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। तो ये मिजाजी मायने में इस्तेमाल हुआ है। सनम के जो मानी डिक्शनरी के अंदर देखते हैं हम तो बुत के होते हैं, लेकिन इन्होंने मिजाजी मायनों में इस्तेमाल किया है। मोमिन की गज़लों में बेसाख्तगी और बोलचाल का सा अंदाज़ होता है। इन्होंने आम तौर से छोटी बहरों में गज़लें कही हैं, लेकिन इनके इशार में मानी वसी होते हैं। मानी के तलाश के लिए ज़्यादातर गौर व फिक्र नहीं करना पड़ता और मानी जल्द ही समझ में आ जाते हैं। बाज़ इशार तो इतने साफ़ और सादा होते हैं कि बिल्कुल नस्र मालूम होते हैं। ये इशार देखें। तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर के लिए मिर्ज़ा गालिब ने अपना पूरा दीवान देने की बात कही थी, उसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो साथियों, ये थी अहम खसूसियात मिर्ज़ा गालिब से संबंधित। अब इनकी जो अहम गज़लें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसका हमें ध्यान रखना है। तसरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, ओनली गज़ल के शेर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वह जो हमें तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा नया का तुम्हें याद हो ना याद हो। ये मोमिन का गज़ल का शेर है। तो याद हो और याद हो, ये रदीफ़ हमें ध्यान में रखना है। गिरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़ा गुमाज़ देखना। तो देखना से आपको इसका पता चल जाएगा कि ये रदीफ़ है और मोमिन खां मोमिन की गज़ल है। इसी तरह हम ग्रेजुएशन लेवल के जो बीए सेकेंड ईयर से जो आपके सेकेंड ग्रेड में लिए गए हैं गज़लें, उसका भी हमें ध्यान में रखना है। जो इनकी पहली गज़ल है, आखिर उम्मीद ही से चारा हरमा होगा, मर्ग की आस पे जीना सबे हिजरा होगा। तो होगा से आपको रदीफ़ का ध्यान में रखना है। इनकी पहली गज़ल है, इसके जो तमाम इशार हैं होगा से आप रदीफ़ का ध्यान में रखना है आपको। इसी तरह इनकी गज़ल नंबर 2 है। तो गज़ल नंबर 2 में होता से आपको ध्यान में रखना है। असर इसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। तो होता से आपको ध्यान में रखना है रदीफ़ है। रदीफ़ के माध्यम से आप गज़ल की निशानदही कर सकते हो। उसी तरह होता, इनकी गज़ल नंबर 3 देखते हैं। ये सभी इशार को आपको रदीफ़ के माध्यम से ध्यान में रख सकते हो। गज़ल नंबर 3 है, गिरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गमाज़ देखना। तो देखना से आप ध्यान में रख सकते हो। तो देखना है इनके अंदर, तीसरी गज़ल के अंदर के तमाम इशार इसी तरह आप याद रख सकते हो। एग्ज़ाम में पूछे जाएँ तो आप आसानी से बता सकते हो। गज़ल नंबर 4 देखते हैं। आँखों से हया टपके है अंदाज़ तो देख, है बवालहू सो पर भी सितमे नार तो देख। तो देख से आप याद रख सकते हो, ये रदीफ़ है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस तरह आप इनकी गज़लों को याद रख सकते हो। इसी तरह गज़ल नंबर 5 है, नाविक अंदाज जिधर द्याधा जाना हो,
होंगे, नीम बिस्मिल कहीं हो, होंगे कहीं बेजा होंगे। तो होंगे से आप रदीफ़ का माध्यम से ध्यान में रख सकते हो। ये सारी गज़लें आपके लिए इंक्लूड की गई हैं। आप इन्हें एग्ज़ाम में देखकर ज़रूर जाएं, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों, ये थी इनकी अहम गज़लें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रदीफ़ के माध्यम से आप इन्हें याद रख सकते हो। अब हम इनका मॉक टेस्ट भी ले लेते हैं। तो मोमिन से मुतालिक जो अहम सवालात हैं, वन लाइनर, उनको हम देखते हैं। तो मोमिन कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1800 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोमिन की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो 1851 में दिल्ली में हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोमिन के वालिद का क्या नाम था? तो हकीम गुलाम नबी बख्श इनके वालिद का नाम था। मोमिन का ख़ानदानी पेशा कौन सा था? तो तिब का इनका पेशा था, यानी हिकमत का इनका पेशा था। मोमिन के उस्ताद कौन थे? यानी शायरी में जो मोमिन के उस्ताद थे, शाह नसीर थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोमिन की मंदरजा झेल शेर से कौन सी खूबी ज़ाहिर होती है? तो गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़ा गमाज देखना। तो मकरे शायराना है। मकरे शायराना आपको बताया था। मकरे शायराना किसे कहते हैं? यानी दूसरे को फ़ायदा गिनाकर अपना फ़ायदा बताना, उसे मकरे शायराना कहते हैं। तो इसका हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोमिन का कौन सा शेर गालिब को इतना पसंद आया कि उसे अपने दीवान का बदल तस्लीम किया? वह शेर क्या है? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो अपना इस शेर के माध्यम से मिर्ज़ा गालिब ने अपना दीवान देने की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोमिन के कलाम की बुनियादी खूबियाँ कौन कौन सी हैं? तो मामला बंदी है, यानी आशिक और महबूब के मध्यम जो बातें होती हैं उसे मामला बंदी कहा जाता है। हुस्न व इश्क की वारदात शायरी का मरकज़ी व महवर। मकरे शायराना ता गज़ल के इमाम और नाजुक ख़याली मज़मून आफरीनी, दहलवी शायरी में लखनवी का रंग पैदा किया। तो इसका भी हमें ख़ास तौर पर ध्यान में रखना है। दबस्तान दिल्ली के शायर थे मोमिन खां मोमिन, इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। मोमिन तहज़ीब की लगाम कभी हाथों से जाने नहीं देते और हमेशा बातें रमज़ व किनाया के पेराए में करते हैं। ये कौल किसका है? तो इमदाद इमाम असर का। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोमिन की गज़लों में आशिकी की वह फ़िज़ा मिलती है जिसमें बाज़ारी अंदाज़ होता है, ये किसका कौल है? तो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का कौल है। तो मोमिन खां मोमिन है जो एले हदीस थे, उनका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें। नाम मात्र की फ़ीस पर है, जो आपको 31 दिसंबर तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद फ़ीस बढ़ा दी जाएगी। तो आज ही पेड कोर्स लें और चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया।